अब पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मिल्क कंजम्पशन की शुरुआत के पीछे हमारे एंसेस्टर्स की, हमारे बड़े बुजुर्गों की कुछ परेशानियां थीं, कुछ मजबूरियां थीं और कुछ लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी मुसीबतों के बारे में नॉलेज की कमी भी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे लिंक के द्वारा देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और उस वीडियो के आखिर में एक सवाल उठा था और वो ये कि भले ही इस देश के लगभग 70% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं, जो 30% लोग लैक्टोज टॉलरेंट हैं, क्या उन्हें दूध पीना चाहिए या नहीं। और इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब आज से लगभग 50 साल पहले जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि कुछ लोगों ने लैक्टोमीटर्स खरीदने चालू कर दिए थे, जिससे ये पता लगाने की कोशिश की जाती थी कि उनका दूध वाला उन्हें दूध सप्लाई करते वक्त उसमें कितना पानी मिलाता है। सब लोग जानते थे कि अधिकतर दूध वाले दूध में पानी मिलाते हैं। अगर उनकी गाय भैंस 10 लीटर दूध देती है तो उसमें 2-4 लीटर पानी मिला दो तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन पिछले 20 सालों के दौरान दूध में पानी की मिलावट का मामला तो एक बहुत ही छोटा मामला हो गया है। इनफैक्ट पिछले लगभग 20 सालों के दौरान दूध में जिस तरह की अन्य चीजें मिलाई जाती हैं, उनके सामने पानी की मिलावट तो बेसिकली बच्चों का खेल हो गया है। कई प्रेस रिपोर्ट्स हमें साफ साफ बताती हैं कि हमारे देश में दूध में यूरिया, डिटर्जेंट्स, स्टार्च पाउडर, अरारूट पाउडर, ग्लूकोज और फॉर्मेलिन जैसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। कुछ केमिकल्स दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं, कुछ दूध को क्रीमी बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। और देखा जाए तो कुछ हद तक इस बात के लिए हम कंज्यूमर्स, हम उपभोक्ता भी जिम्मेदार हैं। अधिकतर लोग हमारे देश में ऐसा दूध चाहते हैं जो गाढ़ा हो, जो क्रीमी हो, जिसकी मलाई की परत काफी मोटी हो। और दूध बेचने वाले लोग आपकी इन इच्छाओं को समझते हैं और इन केमिकल्स के थ्रू वे उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। सन 2012 में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक स्टडी कंडक्ट की थी, जिसके दौरान उन्होंने पूरे देश से 1791 मिल्क सैंपल्स कलेक्ट किए थे और बाद में उन्हें उनकी प्योरिटी के लिए एनालाइज किया था। और उन्होंने पाया कि उनमें से 1226 सैंपल्स में मिलावट की गई थी। दूसरे शब्दों में 70% मिल्क सैंपल्स एडल्टरेटेड थे। और ये मिल्क सैंपल्स 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से कलेक्ट किए गए थे, यानी ये पैन इंडिया स्टडी थी। इनमें से कुछ में डिटर्जेंट मिलाया गया था, कुछ में एक्सटर्नल फैट और कुछ में यूरिया भी मिलाया गया था। सिर्फ गोवा और पौंडीचेरी से कलेक्ट किए गए मिल्क सैंपल्स में कोई मिलावट नहीं थी। और ये कोई वन ऑफ स्टडी भी नहीं थी। सन 2022 में उत्तर प्रदेश में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कई मिल्क और घी के सैंपल्स को एनालाइज किया और उन्होंने पाया कि उनमें भी भारी मात्रा में मिलावट थी। हमारे देश में इस तरह की रिपोर्ट्स कॉमन हैं। मैंने तो सिर्फ 2 रिपोर्ट्स गिनाई हैं, ये रेगुलरली आती रहती हैं। इनफैक्ट इस तरह की रिपोर्ट्स आजकल इतनी कॉमन हो गई हैं कि हम उनकी तरफ अब ध्यान भी नहीं देते। अक्सर इन रिपोर्ट्स में हमें बताया जाता है कि कहीं दूध बेचने वाली कंपनीज या डेयरी फार्म्स दूध को गाढ़ा बनाने के लिए उनमें कुछ गलत इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं और कहीं कहीं पर यूरिया, कास्टिक सोडा, रिफाइंड ऑयल और कुछ डिटर्जेंट्स मिलाकर एक पूरी तरह से नकली दूध ही तैयार कर देते हैं। जैसा कि हमारे देश में एक कहावत है, आपने सुनी होगी, कहीं कहीं पर दाल में कुछ काला होता है लेकिन कहीं कहीं पर पूरी की पूरी दाल ही काली होती है। तो ये उस तरह के दूध हैं जो डिटर्जेंट से और रिफाइंड ऑयल से और यूरिया से मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यूरिया, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट हम इंसानों के लिए, खाने के लिए तो बने नहीं हैं। और जब हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो उनसे हमारे शरीर में सैकड़ों तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। अब हम यदि इस तरह के मिल्क को
एक आध बार पी लेते हैं तो हमें कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो जाएगी तो 2, 4, 10, 15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन यदि हम इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मिल्क का सेवन साल दर साल करते जाते हैं पूरी जिंदगी, तो फिर ये कैंसर का भी रूप ले सकती है। जो एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं वो हैं फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, किडनी डैमेज, और कई अनफॉर्चुनेट केसेस में ये आगे चलकर कैंसर का रूप भी ले सकते हैं। आजकल कई लोग IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का शिकार हैं। एक बहुत बड़ी जनसंख्या, कई लोगों को लगातार डायरिया की शिकायत रहती है और कई केसेस में इस तरह की शिकायतों के पीछे भी दूध के लैक्टोज मॉलिक्यूल्स का और इस तरह की मिलावट का, इस तरह की एडल्ट्रेशन का हाथ होता है। कई लोगों को डायरिया की शिकायत इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने घर से बाहर निकलने में भी संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मालूम नहीं उन्हें कब कहाँ टॉयलेट जाना पड़ेगा, कब कहाँ उनके स्टमक में, इंटेस्टाइन में क्रैम्प्स शुरू हो जाएंगे, और यदि उस सिचुएशन में कहीं आसपास कोई टॉयलेट नहीं हुआ तो वे क्या करेंगे। दूसरे शब्दों में, दूध में इस तरह की चीज़ों को मिलाने से लोगों की न सिर्फ सेहत पर असर पड़ता है बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी पर, उनकी बिजनेस इनकम पर, उनके कैरियर पर भी इनडायरेक्टली असर पड़ता है। इन सब बातों का मतलब यही है कि उन भाग्यशाली लोगों के लिए भी जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की शिकायत नहीं है, उन भाग्यशाली लोगों के लिए भी जो लैक्टोज टॉलरेंट हैं, उनके लिए भी हमारे देश में दूध पीना खतरे से खाली नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर मिल्क प्रोड्यूसर, हर डेयरी फार्मर इस तरह की बेईमानी, इस तरह की चीटिंग करता है, लेकिन एट द सेम टाइम सरकारी आंकड़े आपके सामने हैं जो साफ साफ बताते हैं कि लगभग 70% केसेस में इस तरह की धांधली पाई जाती है। कुछ केसेस में आपको प्योर दूध नसीब हो सकता है, जैसा कि स्टडीज में पाया गया कि गोवा और पौंडीचेरी के दूध के सैंपल्स में कोई मिलावट नहीं पाई गई थी। लेकिन अब परेशानी वाली बात यह है कि आप दूध खरीदने के लिए रोज गोवा या पौंडीचेरी तो जा नहीं सकते, और ना ही गोवा या पौंडीचेरी का कोई दूध वाला आपको डेली बेसिस पर मुंबई या दिल्ली या कोलकाता या मद्रास या बेंगलुरु में दूध सप्लाई करेगा। तो जहाँ तक मेरा अपना सवाल है वो एकदम साफ है कि यदि मैं लैक्टोज टॉलरेंट भी होता तो भी मैं दूध पीने का खतरा मोल नहीं लेता। अब आप मेरी ये बात सुनकर कह सकते हैं कि चलो भाई ठीक है, मान लिया कि लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए दूध पीना ठीक नहीं है और मिलावट वाला दूध पीना ठीक नहीं है, मान लिया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लैक्टोज टॉलरेंट है और उसे मालूम है कि उसे जो मिल्कमैन दूध सप्लाई करता है वो इस तरह की मिलावट नहीं करता, तो उसके दूध पीने में क्या परेशानी है। तो सवाल बड़ा है और उस सवाल पर हम कुछ ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे, ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं।